नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 और बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 दोनों के लिए हेतु विषय लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 अध्याय 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का पार्ट 1 वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी ऑनलाइनर प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इन सभी हम प्रश्नों को। तो यहाँ पर है, और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन के द्वारा आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप पहला पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली, अर्थात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। और देश स्वतंत्र होने से पहले किसकी गुलामी से जकड़ा हुआ था? ब्रिटिश के, ब्रिटेन के, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया गया, अर्थात भारत में जो गणतंत्र हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इससे संबंध में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप जान लीजिए। हमारा संविधान जो बना था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन चूँकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया था और प्रण लिया था कि आज से हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए उस दिन को यादगार बनाए जाने रखने के लिए हमारे संविधान सभा ने निर्णय लिया, जिसकी अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई थी। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि 1971 में आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कर कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया गया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण राष्ट्र पर एक तरह से छत्र छाप अपने छोड़ी थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। नेक्स्ट बात आती है तो 1971 के आम चुनाव में देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब बात आती है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1975 में ही देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाई गई थी और 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी थी। हमारे आज़ाद भारत में 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस पार्टी की वो सरकार थी? जनता पार्टी की। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसी 1977 के चुनाव में श्री मोरारजी देसाई बने थे। नेक्स्ट बात आती है 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत हासिल किया था। क्या नारा दिया था इन्होंने? गरीबी हटाओ। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार के रहने वाले थे और इन्हें जेपी के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1977 की आपातकाल जो 75 से 77 तक लगा था, उसमें इन्होंने देशव्यापी आंदोलन किए थे और इन्हीं के इतनी मेहनत के बदौलत जनता पार्टी ने समाजवाद के बल पर सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट पॉइंट आती है जयप्रकाश नारायण द्वारा 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने ही 1975 में दिल्ली में एक संसद मार्च का आयोजन किया था और उसका नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट बात आती है इसमें
कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित कर दिया था। अर्थात कानूनन इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं थी और इसी के बाद देश में आंदोलन भड़क उठता है और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है। और 12 जून को जब ये परिणाम आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो 25 जून को 1975 को आपातकाल की उद्घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित कई नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। 1977 के आम चुनाव के हम देखते हैं। 1977 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें कुल 542 सीटों पर आम चुनाव हुआ था। बहुमत चाहिए था 271 और जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 330। इस तरह से जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। अब देखिए बहुमत की बातें जब यहाँ पर आई है तो हम यही जान लेते हैं कि बहुमत प्राप्ति के लिए 50% से एक सीटें ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ कितनी सीटें चाहिए होती है? 50+1। इस तरह से 51% अर्थात कि 542 का आधा हुआ 271, 272 सीटें कुल चाहिए थी और 272 सीटों की से ज़्यादा 330 सीटें जनता पार्टी ने हासिल की थी। अब बात आती है कि जब आपातकाल 1975 में लगाई गई थी, जून 1975 में, तो आपातकाल की कुल अवधि कितनी थी? तो आपातकाल की कुल अवधि थी 18 महीने। 18 महीने का आपातकाल लगा हुआ था। 1970 के दशक में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में किस राज्य में तीव्र आंदोलन हुए? इसका राइट आंसर होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो 1970 के दशक में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध का आंदोलन काफ़ी तीव्र गति से हुआ। नेक्स्ट बात आती है कि पंजाब और हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो ये भाषाई आधार पर, पंजाबी और हरियाणवी भाषाई आधार पर हुआ था। भाषा विवाद हमारे देश में काफ़ी पहले से रहा है और भाषा विवाद को लेकर के कई आंदोलन भी हुए। आइए अपने देश के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में देख लेते हैं। चिपको आंदोलन। यह चिपको आंदोलन पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है। चिपको आंदोलन जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, चिपको पर्यावरण यानी कि पेड़ को कटाई से बचाने के लिए कुछ पर्यावरणविदों ने पेड़ से चिपक जाते थे। जब लोग आते थे पेड़ काटने के लिए तो पेड़ को पकड़ के चिपक जाते थे कि पहले मुझे काटिए, इसके बाद पेड़ को काटिए। इसी से इसका नामकरण चिपको आंदोलन के रूप में हुआ। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसने निभाई थी? महिलाओं ने। सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी? महिलाओं ने। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस आंदोलन के तहत सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी? चिपको आंदोलन के तहत 15 वर्षों के लिए। तो चिपको आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा है पेड़ों की कटाई से बचाने के लिए और इसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब एक बात आती है कि दलित पैंथर्स क्या है? दलित पैंथर्स क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं की एक संगठन बना था जिसे हम दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं। दलित किस पार्टी का समर्थन करते थे? तो समर्थन करते थे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को। आइए आगे हम देखते हैं। दलित पैंथर्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? तो दलित पैंथर्स की जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो थी महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना था। महाराष्ट्र के जो विभिन्न क्षेत्र थे उसमें दलितों पर हो रहे अत्याचारों से लड़ना था। दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान का कानून सरकार ने कब बनाई? सन 1989 ईस्वी में। अब बात आती है कुछ प्रमुख यूनियन संगठनों की। तो भारतीय किसान यूनियन को हम देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के प्रयास कब हुए? 1980 दशक के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध का अर्थ हुआ 1980 के जो दशक होता है
कहने का तात्पर्य 1980 से 90 की जो पीरियड है उसके उत्तरार्ध मतलब आधा के बाद उत्तर, पूर्वार्ध मतलब आधा के पूर्व, पूर्व जो अर्ध पूर्वार्ध, और उत्तर मतलब बाद प्लस अर्ध बाद। तो 1985 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रयास हुए। 90 के अंत में की चीज़ें हम देखते हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के अंतिम वर्षों में, 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में हुए थे। श्वेतकारी संगठन क्या था? महिला किसानों का एक संगठन था। यूपी के मेरठ में बिजली बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन हुआ था। वह हुआ था महत्वपूर्ण आंदोलन था 1980 में जनवरी महीना में। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन है? तो यह है महेंद्र सिंह टिकैत और संयोजक हैं एम चुड्डी वीरचे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे बात आती है ताड़ी विरोधी आंदोलन। प्रमुख आंदोलनों की श्रृंखला को हम देख रहे हैं, तो इसमें आती है अब आगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए, दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ था और ये महिलाओं का आंदोलन था। सितंबर अक्टूबर 1992 में ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिलों में एक गांव पड़ता है दूबरगेंटा, जहां पर कि 1990 में महिलाओं के बीच प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था और इस आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। अब नेक्स्ट बात आती है कि महिलाओं की जो बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में प्रतिनिधित्व की शुरुआत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय पंचायती राज व्यवस्था नगर निकायों से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है और इन पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाने का प्रयास, नर्मदा नदी को बचाने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो 1980 के दशक में, 1980 के 8वें दशक में मध्य भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। नर्मदा घाटी और नदी जो कि गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ से गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरती है। इस नर्मदा नदी के घाटी के विकास परियोजनाओं के तहत इसका सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध और 135 मझोले बांध तथा साथ ही साथ 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कितने प्रस्ताव? 300 बड़े बांध, 135 मझोले बांध और 300 छोटे बांध। अब इससे होता क्या कि बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है इन बांधों के कारण, और बहुत सारे ऐसे भी एरिया थे जहाँ से लोगों को विस्थापित होना पड़ता, और इसी के लिए मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1988 और 89 के बीच में। फिर बात आती है वहीं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख रूप से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होता है मेधा पाटेकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन को किस बात पर बल दिया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन को किस बात पर बल दिया गया? तो बल दिया गया था जल, जमीन, जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो। जल हो, जमीन हो, जंगल हो, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है इस पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो। इसलिए हम आगे आते हैं सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार आंदोलन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से उठाई गई थी। सूचना का अधिकार की जो बात है वो राजस्थान के भीम तहसील से उठाई गई थी। इसके तहत फिर 1994-1996 में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तत्पश्चात 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक पारित हुआ और 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया। जो 2002 की सूचना की स्वतंत्रता विधेयक थी, इसी में संशोधन करते हुए एक अलग बिल 2004 में सूचना के अधिकार के नाम से
भारतीय संसद में उपस्थित, चूँकि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी एनडीए के नेतृत्व में, और जब वो गवर्नमेंट बदल गई और 2004 में यूपीए के नेतृत्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उनके कार्यकाल में 2004 में ही सूचना के अधिकार अधिनियम के बिल प्रस्तुत किया गया संसद में, और जो जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर यह एक अधिनियम का रूप ले लिया, एक्ट बना गया। आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से हम जानते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन। नेपाल में 1990 के दशक में पहली बार ऐसी बातें की शुरुआत हुई थी। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद नेपाल का राजा कौन बना था? तो बने थे राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया था कि नेपाल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्हें 2005 में हटा करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था। फिर नेपाल में अप्रैल 2002 के आंदोलन में हुआ, और इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर के जनता के हाथ में सौंप देना, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना करना। इसी के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे नेपाली क्रांति या नेपाली आंदोलन के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था अप्रैल 2006 में। फिर सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो नेपाल में संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर के एक 7 दलीय गठबंधन बनाया गया था। 23 अप्रैल 2006 को नेपाल के काठमांडू में आंदोलनकारियों की संख्या करीब 5 लाख हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल को ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार और नई संविधान सभा की बात को स्वीकार कर लिया, और फिर गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। फिर आइए अब देखते हैं इस जन आंदोलन के अगली कड़ी में बोलीविया में जनसंघर्ष। ये विश्व का एक प्रमुख जनसंघर्ष रहा है बोलीविया। यहाँ पर पानी के निजीकरण के विरोध में संघर्ष हुआ, और यह जो बोलीविया राज्य पड़ता है यह लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है काफ़ी, और यहाँ पर पानी का निजीकरण कर दिया गया। बोलीविया की सरकार को विश्व बैंक ने नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। परिणाम स्वरूप सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि इसके विरोध में वहाँ पे जन संघर्ष हो गया और काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के संघर्ष क्या हुए लोकतंत्र के लिए। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित करके किया गया था, और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ के संविधान में संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली को मान्यता दिलाई और अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़ करके सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात अगस्त 1975 में सेना ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी, और अगस्त 1975 में ही दिसंबर से लेकर के दिसंबर 2008 तक आंदोलन चलता रहा, और 29 दिसंबर 2008 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ। तत्पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी ही देश की श्रृंखला में एक श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए क्या संघर्ष है। तो 1948 में इसकी स्वतंत्रता से लेकर अब तक वहाँ लोकतंत्र स्थापित है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के लिए कि 1948 में जब से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक लोकतंत्र पूर्ण रूपेण सफल रहा है और स्थापित रहा है। हालांकि तमिल आबादी ने अलग राज्य बनाने की मांग की और उस पर कुछ गलत कार्रवाइयाँ भी की गई, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें कह सकते हैं कि श्रीलंका में भी लोकतंत्र काफ़ी हद तक सफल रहा है। इस तरह इस चैप्टर नंबर 3 का जो वीडियो है अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 की लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा
एवं संघर्ष का जो पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि चैनल पर नए व्यूअर हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।